अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। आज हम आए अरशद जमाल साहब के यहाँ, जो कि मऊ के एक्स चेयरमैन थे, और आज हम इनसे बात करेंगे बुनकर के ही मुद्दे पर, क्योंकि इनका बुनकरों में अच्छा खासा किरदार रहा है उनको उठाने का, और उनके जो भी सिस्टम का निज़ाम आज चल रहा है उनको सुधारने के लिए एक मुहिम इन्होंने बहुत ही अच्छी चलाई है। इनसे आज हम बात करेंगे बिजली को लेकर। जो बिजली भाजपा सरकार द्वारा फ्लैट रेट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उस पर इनसे बात करेंगे और इनका व्यू जानेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या फ्लैट रेट पर बिजली भाजपा सरकार द्वारा प्रोवाइड करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, या फिर क्या उसका आगे कानून होना चाहिए, और बुनकर के मुद्दे पर जो मुर्री बनती, इन सारे मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आइए, सबसे पहला सवाल अरशद जमाल साहब, आपसे पहला सवाल हम ये करना चाहेंगे कि पिछली सरकार जो फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराती थी, और भाजपा सरकार का ये कहना है कि हम फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड नहीं करा सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चोरियां होती है। फ्लैट रेट के नाम पर आरा मशीन चलाई जाती है, फ्लैट रेट के नाम पर आइसक्रीम फैक्ट्रीज चलाई जाती है, इसलिए वो फ्लैट रेट को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने तो एक ही सवाल में कई सवाल कर डाला। आरा मशीन कोई चलावे, चाहे दूसरी अन्य कोई भी उपकरण चलावे, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं तो सरकार का काम है या बिजली विभाग का काम है। अगर कोई लोग जो इस फ्लैट रेट की व्यवस्था में शामिल नहीं हैं तो उनको पकड़ना चाहिए और उनको बंद करना चाहिए। ये तो सरकार अपनी कमज़ोरी बयान कर रही है। सरकार का मसला ये नहीं है। सरकार का कहना ये है कि 150 करोड़ रुपए का हमारा बजट था, और ये बजट बढ़ के 950 करोड़ रुपए वार्षिक हो गया सब्सिडी का। तो उस पर सरकार को आपत्ति। सरकार का ये कहना है कि हम 150 करोड़ रुपए तक ही देंगे सब्सिडी, उससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं देंगे। नहीं तो आप लोग ये भी तो कह सकते हैं कि पहले 60,000 पावर लूम थी, आज 3 लाख पावर लूम है, तो सब्सिडी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। नहीं, वो तो एक वजह है ही कि पावर लूम 2006 में जितना था उससे ज़्यादा संख्या बढ़ी है, मगर इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि चोरियां बढ़ी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। मगर उनका कहना यह है कि बुनकरों द्वारा चोरी की जा रही, जबकि ऐसा नहीं है। विभाग द्वारा बहुत ज़्यादा चोरी कराई और फर्जी बिल बनाई गई। जो बिल आपकी 1,000 रुपये की बनती थी बुनकरों की फ्लैट रेट आने के बाद, वो बिल धीरे धीरे विभाग ने बढ़ाकर 5,000 6,000 रुपये की बनानी शुरू कर दी। अगर सरकार इसको ईमानदारी के साथ जांच कर ले तो पता ये चलेगा कि सरकार से सब्सिडी हासिल करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर विद्युत विभाग ने फर्जी बिलिंग की। जो यूनिट था बहुत फर्जी बनाया। बुनकरों ने अगर एतराज़ किया तो कहा भाई आपको बिल से क्या मतलब, आपको 72 रुपये देना है। तो विभाग ने जो ये चोरी बहुत बड़े पैमाने पर कराई, उसका नतीजा ये हुआ कि सब्सिडी की धनराशि बढ़ गई। लेकिन सब्सिडी की धनराशि बढ़ने पर भी मैं सरकार से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जीएसटी या इनका सेल टैक्स, किसी भी प्रकार का आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी टैक्स बुनकरों के ऊपर नहीं था। पावर लूम से बने कपड़े पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स कभी आज़ादी के बाद से नहीं था। आज जीएसटी आने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में 1,000 से लेकर 1,500 करोड़ रुपये हर साल जीएसटी देते हैं। मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आती कि आखिर सरकार में हिकमत अमली बनाने वाले वो कौन से लोग हैं, या जो IAS अधिकारी हैं, या जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं, वो आखिर किस तरह का कैलकुलेशन करते हैं कि एक इतने बड़े अपने फ़ायदे को नुकसान में बदलने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। मेरा मानना यह है कि फ्लैट रेट अगर ख़त्म हुआ तो ये उद्योग ख़त्म हो जाएगा। तो नहीं, फ्लैट रेट से क्या नुकसान है? आपने कहा कि चोरी का सर्वे कराना चाहिए और जो आरा मशीन चलाई जा रही है उस पर रोक लगानी चाहिए, सर्वे करना चाहिए। तो गवर्नमेंट का ये कहना है, मैंने जितने भी बीजेपी नेताओं से बात की है उनका ये कहना है कि बिजली विभाग में ही खुद चोर बसे हुए हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि बिजली विभाग में ही खुद चोर बसे हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट कहां तक से उनकी जांच कराएगी, इसलिए पर यूनिट के हिसाब से आपको बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको पर यूनिट के हिसाब से बिजली का भुगतान करना होगा। तो अगर पर यूनिट वाला सिस्टम गवर्नमेंट ला देती है, नाफिज कर देती है, तो फिर उसमें बुनकरों का क्या नुकसान है? देखिए, एक पावर लूम की बिल जो आज हम 72 रुपये दे रहे हैं, 65 रुपया उसका चार्ज है और 6.5 रुपया 10% उसमें जो वहाँ जो परिसर है, उस परिसर में पंखे और बिजली के लिए है। तो ये 72 रुपया 2,500 रुपये में जाके गिरेगा। 2,500 से कम एक लूम की बिल नहीं आएगी। आप भी मेरे ख्याल से बुनकर ही हैं, आप अपनी बिल कोई भी निकलवा के देख लीजिए, बिल तो निकल सकती है। जिनका फ्लैट रेट का पासबुक बना हुआ है उनका भी बिल तो जनरेट हो ही रहा है। तो आप अपने नंबर को डालिए, जो कंप्यूटर नंबर है, और उससे बिल जनरेट करिए, और जब आप बिल जनरेट करेंगे, अगर आपका 2 किलोवाट का कनेक्शन होगा तो आपकी बिल 5,000 से लेकर 6,000 रुपये की होगी। पर एक महीने में कितना यूनिट लोड लेगा फिर? भाई यूनिट तो कोई कैलकुलेशन कहाँ है? कोई आता है क्या आपके वहाँ? जो बड़े बुनकर हैं 5 किलोवाट से जो ऊपर के बुनकर हैं, या 10 किलोवाट से जो ऊपर के बुनकर हैं, उनके वहाँ तो चूँकि 10 किलोवाट से ऊपर के बुनकरों का MRI होना अनिवार्य है।
कोई भी 3 फेस का अगर कनेक्शन होगा किसी का 10 किलोवाट से ऊपर का, तो उसका हर महीने एमआरआई होता है बिलिंग से पहले। एमआरआई पे ज़रा आप विस्तार से बताइए, क्योंकि हमारी जो जनता है देखने वाली वो एमआरआई नहीं समझती है। देखिए, एमआरआई एक मशीन होती है, उससे करते हैं। जैसे एक्सरे मशीन में एमआरआई हम लोग नहीं करते हैं, उसी तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है सरकार का, बिजली विभाग का। तो वो सिर्फ जो आपकी केबल एंटर होती है मीटर में, तो मीटर से पहले ही वो इंस्ट्रूमेंट को जब केबल पर लगाते हैं तो वो आपके ओरिजिनल लोड को बता देगी कि आप कितना लोड इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, वो मशीन आपके केबल से 3 महीना पहले का लोड बताएगी कि 3 महीना पहले तक आपने केबल में कितना लोड डाला है। तो वहाँ तो चोरी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब ये मेरा ये कहना है कि जब आप एमआरआई करते हैं तो वहाँ से चोरी आप रोक सकते हैं, लेकिन आप 5 किलोवाट के जो बुनकर हैं, से कम के बुनकर हैं, तो उनमें इस तरह की जांच नहीं होती। वो करते क्या है कि विभाग के लोग घर बैठे बैठे बिलिंग करते हैं, आते भी नहीं रीडिंग लेने के लिए। और आप अपने वहाँ खुद देख लीजिए, क्या हर महीने आदमी आता है रीडिंग लेने के लिए? फर्जी रीडिंग बना के भेजते हैं। कभी वही बना के भेजेगा 200 यूनिट की रीडिंग, कभी 500 यूनिट की भेजेगा, कभी 800 यूनिट की भेजेगा। 1-1 किलोवाट पे 1600 यूनिट की बिल ये लोग भेज रहे हैं। तो ऐसा संभव ही नहीं है। ये करते क्या है कि जो इन चोरियों की वजह से जो लाइन लॉस हो रहा है, चोरी कौन कर रहा है मुझे इसमें कोई बात नहीं है। चोरी को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। चोरी रोकना सरकार का काम है, विभाग का काम है, हमारा काम नहीं है। तो आप चोरी अगर आपकी वजह से हो रही है, सरकार की वजह से चोरी हो रही है, सरकार की लापरवाही और सरकार की गफलत से चोरी हो रही है, तो वो सारा लाइन लॉस बुनकरों के खाते में डाल दिया जा रहा है। लाइन लॉस को मेंटेन करने के लिए वो सारा बोझ हम पे डाला जा रहा है। और ऐसा इसलिए है कि अब जितनी बिजली जहाँ भी जाती है, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, तो उसका रिकॉर्ड होता है। जैसे आपके बाहर से जो बिजली आई उसका रिकॉर्ड है, कितनी यूनिट गई, फिर आपके ट्रांसफार्मर तक कितनी यूनिट गई, हर ट्रांसफार्मर का नंबर पड़ा हुआ है। तो एक ट्रांसफार्मर पर कितनी यूनिट बिजली सरकार ने सप्लाई दी, और उस पर बिजली की बिल जितनी बनती है तो उसी को बांट के एडजस्ट करते हैं। अपनी चोरी को छुपाने के लिए सारा जो फ्लैट रेट के पासबुक थे उनके बुनकरों पे ही सारा लोड सरकार ने डाला है, जिसकी वजह से ये संख्या बढ़ के चली गई है। मेरी बात एक और सुन लीजिए, जो बात कर अधूरी रह गई, कि हम अगर 1500 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपया आपको सब्सिडी देते हैं, तो आप 150 करोड़ रुपया हमको सब्सिडी दे रहे हैं, तो अगर उसको 400 करोड़ रुपया आप कर दें, चोरी को बंद कर दें, सारा विवाद समाप्त हो जाएगा। जो बड़े बुनकर हैं, पहले 150 किलोवाट तक का पिछली सरकार ने उसमें सब्सिडी का व्यवस्था की थी। ये पिछली सरकार ने भी ये गलती किया था कि 150 किलोवाट, ये गरीबों की योजना थी। गरीबों को योजना क्यों दी गई थी? मैं इस शासनादेश को बनवाने में बहुत आगे रहा हूँ। उस वक्त 25 किलोवाट की बात हुई थी, मगर बाद में पिछली सरकार ने 2006 में उसको बढ़ाकर 150 किलोवाट तक कर दिया। ये योजना इसलिए शुरू की गई थी कि जो गरीब बुनकर हैं, छोटे बुनकर हैं, उनके माल को सस्ता कैसे किया जाए, इसके लिए योजना लाई गई थी। उनकी बिजली सस्ती कर दी जाएगी तो उनका माल कुछ सस्ता पड़ेगा, तो जो बड़े उद्योगपति हैं इसी कपड़ा बनाने वाले, उनके मुकाबले में मार्केट पे ही खड़े हो पाएंगे। मगर उसको 150 किलोवाट तक कर दिया। तो जिनके घर में 400 450 किलोवाट का कनेक्शन है, जिनकी फैक्ट्रियों में, उन्होंने 2 नाम 3 नाम से कनेक्शन ले लिया। एक आदमी का 400 500 किलो का कनेक्शन है। मैं थोड़ा एक डिटेल आंकड़ा आपको बताऊं तो शायद आप बात समझ पाएंगे। और आपका चैनल चूँकि बनारस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो आपके माध्यम से मैं जो बात करूंगा तो मैं समझता हूं कि वो आम बुनकरों तक जाएगी, और वो मैसेज जो जाएगा लोग समझेंगे। तो तथ्य को समझना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकारी आंकड़ा है उसके एतबार से 90,166 यूनिट हैं हमारे वहाँ, यानी 90,166 पासबुक बने हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उसमें 1 किलोवाट के जो हैं, 1 किलो से 5 किलोवाट तक के जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो लगभग 84,000 है, और 4,000 कुछ के करीब 5 किलो से 10 किलोवाट के हैं, और 10 किलोवाट से 150 किलोवाट तक के जो बुनकर हैं उनकी संख्या 1886 है। सिर्फ मात्र 1886 है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मगर जब आप खर्च को निकालेंगे कि कौन कितनी बिजली खर्च कर रहा है, तो 1 किलो से 5 किलोवाट तक के जो बुनकर हैं वो 1,39,000 किलोवाट का उनका स्वीकृत लोड है, और 5 किलोवाट से 150 किलोवाट तक के जो बुनकर हैं जिनकी संख्या सिर्फ 6,000 है, वो महीने में खर्च करते हैं, वो साल में खर्च करते हैं। उनका स्वीकृत लोड जो है, उनका स्वीकृत लोड 5 लाख से ऊपर है। यानी जितनी बिजली हम 85-84 हज़ार लोग इस्तेमाल करते हैं मिलके, या अगर 5 किलोवाट तक के लोगों को लिया जाएगा तो जितनी बिजली हम 88,000 लोग मिलके इस्तेमाल करते हैं उसके 5 गुना ये सिर्फ 1800 कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर 10 किलोवाट वालों को शामिल कर लिया जाए तो वो ये संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 जा रही है। तो इन 6,000 लोग जो हैं 84,000 के 5 गुना बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये इससे तो गरीबों की रोटी मारी जा रही है। तो हमारा ये कहना है बार बार कि जब ये योजना गरीबों के लिए थी तो इसका लाभ गरीबों को मिलना चाहिए। और अगर इस योजना से जो बड़े उद्योगपति हैं
जो कि बिजली का बिल दे सकते हैं, उनके लिए कोई संकट नहीं है। तो ये योजना में जो आपका बजट 950 करोड़ रुपए जा रहा है, वो आपका बजट फ़ौरन 250-300 करोड़ रुपए चला आएगा। आप जो हमसे 72 रुपया लेते हैं किसानों से, आप 1500 रुपया हो गया, पहले 120 रुपया था, तो पिछले 10, 15, 20 सालों में उनका रेट बढ़ के 1500 चला गया 5 किलोवाट पे। उनका 5 किलोवाट का होता है, तो 5 किलोवाट पे 1500 चला गया। हमारा भी आप 72 रुपये को बढ़ा के हमारा भी 300 रुपया पर किलोवाट कर लीजिए, जैसे किसानों का है 300 रुपया पर किलोवाट के एतबार से उनसे लेते हैं, तो हमारा भी 300 किलोवाट। हाँ, तो जब हम पैसा बढ़ाएंगे, यानी हमारे 72 रुपये को बढ़ा के आप 300 रुपये 400 रुपये कर लीजिए, 300 रुपये पर किलोवाट, पर किलोवाट 300-400 कर लीजिए, और भी बढ़ा लीजिए, ताकि एक लूम, मैं कह रहा हूँ चलिए आप एक लूम पर, जो छोटो लूम है हमारा आधे हार्स पावर वाला, उस पर आप 300-400 ले लीजिए, तो यानी पर किलोवाट 800 रुपया हो गया। पर किलोवाट तो हमारा 800 रुपया हो गया ना, हम देने को तैयार हैं। लेकिन फ्लैट रेट अगर आप ख़त्म करोगे तो ये सनत बंद हो जाएगी। तो सरकार एक तो ये है कि बड़े उद्योगपतियों को इसमें से अलग कर दें, बुनकरों से जो घाटा आपका जा रहा है उसके बाद भी, तो बुनकरों से जो पैसा आप फ्लैट रेट का लेते हैं उसको आप बढ़ा लीजिए, तो आप कवर कर लेंगे। सरकार कह रही है कि हम 50 करोड़ रुपए तक और बढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकार के दिमाग में एक बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़े जिम्मेदार आदमी ने सरकार के हम लोगों से कह दिया कि भाई हम तो इस योजना को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई कि इसमें सिर्फ मुस्लिम हैं। उनको ये समझना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ी संख्या दलितों की और पिछड़ी समाज के लोगों की है, लगभग 40%। इसमें 60% अल्पसंख्यक हैं और 40% में पिछड़े और दलित हैं। लेकिन सरकार के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इसमें माइनॉरिटी के लोग ही ज़्यादा हैं, इसलिए सरकार का ये समझना है। तो उस जिम्मेदार आदमी ने ये कहा कि भाई आप हमारे वोटर तो हैं नहीं, और आप जिन्होंने फ्लैट रेट किया था आप उनके वोटर हैं, तो अब हम आपका कुछ भी कर दें तो आप हमको वोट तो देने वाले नहीं हैं। तो ये इस बात को भी हमें मद्देनज़र रखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, देखिए सच्चाई कड़वी होती है, मगर सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो लोग भी हमारे आंदोलन कर रहे हैं उनको सच से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, जो फैक्ट हैं उसको समझना चाहिए और सरकार के साथ मिलकर इस बात को रखना चाहिए। और लड़ाई तो अंतिम विकल्प है ना, मेरा कहना है कि लड़ाई अंतिम विकल्प है। बात का सिलसिला जारी है तो सरकार से बात का सिलसिला जारी रखना चाहिए। जी, आपने एक किसानों की बात कही थी, तो किसानों में भी एक मिनिमम जैसे कि मैक्सिमम किलोवाट तय कर दिया गया है कि इसके ऊपर आपको बिजली सस्ती प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, ऐसा भी है कुछ? तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि किसानों में तो अमीर गरीब की बात नहीं होती, तो बुनकरों में क्यों अमीर गरीब की बात की जाती है। मैंने यहाँ के भी सुनी वीडियो, लोगों की बात करते हैं। लेकिन क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि किसान तो बड़ा हो चाहे छोटा, उसके पास एक ही ट्यूबवेल होता है, तो उसके पास तो एक ही ट्यूबवेल होता है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमारे वहाँ नहीं तो जैसे यहाँ पे अमीरों में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और गरीबों में कम प्रोडक्शन होता है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनकी मिसाल आप नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे वहाँ तो जो गरीब है उसके वहाँ 1 लूम 2 लूम 4 लूम 10 लूम है। जो बड़े आदमी हैं उनके वहाँ 100 मेरे मन में एक बात ये आती है कि आप अगर 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे और उसके ऊपर वाले को नहीं प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके ऊपर वालों के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनको बिजली महंगी अगर मिलेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट, जाहिर सी बात है, जो 600 रुपये की एक गरीब आदमी बनाएगा साड़ी, उनकी 800 रुपये की बनेगी। तो फिर हमारी ये मांग नहीं है कि 5 किलोवाट दे दिया जाए, आप समझिए बात को मेरी। हम ये नहीं करें, हम तो चाह रहे हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम फ्लैट रेट देकर आपको बिजली की आज़ादी नहीं दे सकते, कोई लिमिट तय करनी पड़ेगी आपको। तो सरकार के कदम को देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि अगर फ्लैट रेट सरकार समाप्त कर रही है तो कम से कम जो गरीब बुनकर हैं उनको बचा लिया जाए। जो संपन्न लोग हैं वो सस्ता माल खरीदते हैं क्योंकि ज़्यादा माल खरीदते हैं, उनके पास पूंजी है तो वो नकद माल खरीदते हैं तो उन्हें सस्ता मिलता है, तो उनके माल की लागत तो यूँ ही कम हो जाती है। और बिजली में भी जितना ज़्यादा यूनिट बढ़ती जाएगी उसके रेट में खर्च कम होते जाते हैं, तो उनको आखिर में जाकर सस्ती पड़ती है। और जितना ही कम लोड होगा उतना ही बिजली का खर्च आपको कम पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, जो आप 5 किलोवाट चलावें चाहे 50 किलोवाट चलावें उतना ही आपका खर्च आना है। तो इसलिए अगर हम ये बड़े लोग जो संपन्न लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है, उनका फ़र्ज़ बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुर्बानी दें। जैसे हमारा मऊ है, मऊ में एक लोग ऐसे हैं जिनके पास 300, 400 किलोवाट का कनेक्शन है। मगर मैंने सबसे जाके लोगों से बात की और लोगों से हाथ जोड़ के विनती की कि भाई आप लोग इस बात के लिए राज़ी होइए कि जो संपन्न लोग हैं वो सरकार जो जितनी सुविधा दे रही, जितनी सब्सिडी दे रही यूनिट के बाद, आप उसको ले लीजिए और कम से कम अनुमति दीजिए कि जो छोटे बुनकर हैं उनको फ्लैट रेट की बात की जाए।
तो उन लोगों ने खुद कहा बाकायदा, हमारे वहाँ के जितने सरमाएदार हैं उन लोगों ने मीटिंग किया मऊ के, और उन लोगों ने ये बात साफ तरीके से कही कि चेयरमैन साहब देखिए, अगर हम लोगों का फ्लैट रेट ख़त्म होता है तो कोई बात नहीं है, हमको अल्लाह ने दिया है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो 2 लूम 4 लूम चलाते हैं, उनको बचाइए किसी भी अच्छा, ये बात कही जा रही है एक कि फ्लैट रेट जब आपका खत्म कर दिया जाएगा तो 120 यूनिट तक 1 किलोवाट के लिए और 2 किलोवाट के लिए 240 यूनिट तक सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। 3.5 या 4.5 रुपये का उसका पैमाना रखा जाएगा। तो फिर इसमें फिर क्या परेशानी आ रही है? देखिए, अगर आप 120 यूनिट की छूट देते हैं 3.5 रुपये के हिसाब से, तो 1 लूम पर कितनी छूट हुई? 400 रुपये हुई जी, 420 रुपये, यही तो छूट मिली आपको। और उनका ये भी कहना है कि पर डे 8 यूनिट एक पावर लूम से, यानी महीने का 3 × 24 240 यूनिट। वो शासनादेश जो उन्होंने जारी किया उसमें उनका कहना है कि पर जो छोटा पावर लूम है 60 इंच से कम का, उस पर 120 यूनिट तक हम 3.5 रुपये के हिसाब से आपको सब्सिडी देंगे। तो 120 यूनिट का 3.5 रुपये से आप जोड़ेंगे 420 रुपये आएगा। तो 420 रुपये सब्सिडी सिर्फ मिलेगी, और उसमें इतनी शर्तें हैं कि वो सब्सिडी भी लेना बुनकरों के लिए मुश्किल है। लेकिन 2,500 रुपये की अगर एक बुनकर की बिल आती है और 400 सब्सिडी मिलती है तो 2100 रुपये कैसे देगा वो? मसला इसका बहुत बड़ा है। जिनका 1 हार्स पावर का लूम है उनकी बिल 3,500-4 हज़ार रुपये की आएगी, और 4,000 में उसको अगर 700 2,500 से 3,000 रुपये कहाँ आएगी? अगर मान लीजिए 250 यूनिट 300 यूनिट भी मान लीजिए, तो 7 रुपये के हिसाब से वो कह रहे हैं कि पर यूनिट के हिसाब से आपकी बिल आएगी, और 3 से तो 2100 रुपये बिल आ गई। उसमें से 400-450 रुपये जो भी आपने सब्सिडी निकाल लीजिए, 1600-1700 रुपये फिर आपको देना पड़ेगा। कभी आपने बिल देखा है अपने निकाल के? नहीं, हमने नहीं देखा। पहले बिल निकाल के देखिए। 7.5 बीजेपी नेताओं से 7.5 रुपये उनका एक रेट है, यानी 300 यूनिट के अंदर अगर आपने खर्च किया है तो 7.5 रुपये रेट है। अगर 300 यूनिट से ऊपर आपका खर्च है तो उसका 8.5 रुपये रेट है। तो आपका वो 300 यूनिट 2 कॉलम उसमें होता है, 3.5 रुपये के जो 300 यूनिट तक तो आपको लेंगे वो 7.5 रुपये के हिसाब से, और अगर 500 यूनिट आपका खर्च हुआ तो 200 यूनिट आपसे लेंगे 8.5 रुपये के एतबार से। उसके बाद फिक्स चार्ज उनका आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, ये सब कुछ मिला जुला के जब आप जोड़ेंगे तो 11 रुपये से यूनिट कम किसी की नहीं आएगी। तो 11 रुपये के हिसाब से जो आप यूनिट बता रहे हैं आप जोड़ लीजिए। अगर 300 यूनिट आपका किसी का खर्च होता है तो 3,300 रुपये की बिल आएगी आपकी। चलिए, ये बातें होगी कि आपको फ्लैट रेट पर ही बिजली चाहिए, तो फ्लैट रेट के बुनकर बचेगा ही नहीं। सब कारोबार जब आपको फ्लैट रेट पर चाहिए और आपकी मांग यही है कि फ्लैट रेट के बिना एक बुनकर अपना जीवन सर्वाइवल नहीं कर सकता है, तो फिर आप लोग अपनी हड़ताल क्यों वापस ले लिया? हड़ताल क्यों बंद कर दिया आप लोगों ने? अब देखिए, मैं तो मऊ का रहने वाला हूँ, हमारे मऊ में तो हड़ताल थी ही नहीं। बनारस में हड़ताल थी, तो अब चूँकि तमाम जिम्मेदारों ने यहाँ का मिल के फैसला लिया था, तो उसमें किसी तरह की मुखालफत करना या राय देना मैंने कभी मुनासिब नहीं समझा। इसलिए आपने जब भी देखा होगा हमारा वीडियो, तो हमने हमेशा समर्थन ही किया हड़ताल का। चूँकि पिछली लड़ाइयों को मैंने 20-25 साल के अंदर देखा है कि बुनकरों का जब भी कोई मसला आया है, बुनकर जब भी दुख की घड़ी में आया है, तो यही बनारस खड़ा हुआ है, और इसी बनारस के लोगों ने लड़कर इंसाफ दिलाया है। तो मुझे आज भी मैं मानता हूँ कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए बनारस के पास जो सरदाराना निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत एक इत्तेहाद हो जाता है, और वो एक बैनर के तले सब लोग आकर खड़े हो जाते हैं। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए कामयाबी मिलनी चाहिए। लेकिन अब सरदार साहिबान को किसने सही लाइन नहीं दी। यहाँ मीटिंग हुई, पहली मीटिंग जब बनारस में हुई थी, लखनऊ की मीटिंग के बाद जब तय हुआ कि सेंटर बनारस को बनाया जाए, तो वहाँ तक सारी बातचीत जो 1 साल से हो रही थी, मैं भी रहता था हमेशा। लेकिन उस मीटिंग में जब पहली मीटिंग हुई तो उसमें मैंने एक सुझाव दिया, जो लोग उस मीटिंग में रहे होंगे, अतीक भाई भी थे, आप पूछिए। तो उसमें मैंने जब बात आई कि हम लोग अपना कनेक्शन कटवा देंगे और बिल्कुल गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल करेंगे, ये प्रस्ताव उसमें रखा गया, इसी पर चर्चा चालू हुई। मुझसे जब बोलने को कहा गया तो मैंने ये कहा कि भाई किसी भी लड़ाई को लड़ने का तरीका ये नहीं है कि हम अपना काम धंधा बंद करके मैदान में उतरें। भाई लड़ाई का जो अंतिम हथियार है उसे अंतिम में ही चलाना चाहिए, और ये कनेक्शन कटवाना और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करना, ये तो अंतिम अमल है ना। तो मैंने उसमें सुझाव दिया था कि पहले सरकार को वार्निंग दीजिए और 1 दिन की बंदी का ऐलान करिए, और उससे पहले ये करिए कि जितने बुनकर नुमाइंदे पूरे प्रदेश के हैं उन सब की पहले राय लीजिए। और उसमें हम लोग मान के हमेशा चलते हैं कि अशोक धवन जी एक बुनकर नुमाइंदा, वो बीजेपी के नेता नहीं हैं, मेरठ के विधायक हैं रफ़ीक अंसारी साहब, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो मेरा ये कहना था कि इन दोनों को छोड़ के अगर कोई आप राय बनाएंगे तो ठीक नहीं पड़ेगा। तो उस मीटिंग में मैंने ये राय दी कि पहले 1 दिन की हड़ताल करिए, फिर उसके बाद नहीं सुनते हैं तो 1 हफ्ते बाद 3 दिन की हड़ताल का नोटिस दीजिए, 3 दिन के बाद फिर 1 हफ्ते का हड़ताल का नोटिस दीजिए, और फिर 15 दिन की हड़ताल का नोटिस दीजिए। और इस बीच में जब आप हड़ताल के 3 दिन का हड़ताल का मान लिया आपने नोटिस दिया, तो 3 दिन में हमारा काम बंद रहेगा, और 3 दिन में हम धरना करेंगे, जगह जगह अनशन पे बैठेंगे,
कलेक्ट्रेट पे जाएंगे, धरना देंगे, पत्रक देंगे, जुलूस निकालेंगे, ये सारी कार्रवाई करनी चाहिए। और यही तरीका होता है आंदोलन का। जब भैया आखिरी फायर आप कर दोगे तो फिर बाद में आप क्या करोगे? मैंने उसमें सवाल उठाया था कि अगर ये सरकार, आप गैर मुअय्यना मुद्दत की बंदी कर दिए और सरकार आपको लिफ्टर नहीं मारी, तब आप क्या करोगे? मगर उसमें मेरी बात सुनी नहीं गई और वही बात अंततः हुआ कि गैर मुअय्यना मुद्दत का हड़ताल कर दिया गया। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि हम अपना कनेक्शन कटवा दें। ये भी राय हुई कनेक्शन कटवा दिया जाएगा, पीडी करा दी जाए। भाई हमारा यही बाप दादा से न जाने कितनी नस्लों से यही कारोबार है, हम इसको कैसे बंद करेंगे? हम इसको बंद नहीं करेंगे। और रोज़ी देने वाले अल्लाह यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं। ये बीजेपी सरकार हमको रोज़ी नहीं दे रही है, तो हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। मगर कारोबार बंद करने की बात के मैं सख्त खिलाफ़ हूँ कि कारोबार अपना आप ख़त्म करके अपना कनेक्शन कटवा के, आप कुछ जगहों के लोग इसी धोखे में आके कनेक्शन कटवा दिए, महुआमा के कुछ लोग। अब नतीजा है कि दोबारा जब कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो उनसे फिर से वो चार्ज मांग रहे हैं। तो कोई भी मामला हो तो एक तो राय मशवरे से होना चाहिए, उजलतबाजी में नहीं होना चाहिए। आंदोलन जो लोग कर चुके हैं उनसे राय मशवरा ले लेना चाहिए और सब लोगों को मिला जुला कर एक राय होकर चलना चाहिए। मेरा मशवरा ये था कि सरकार ने जब आपकी आधी बात मान ली तो सरकार ने कहा था कि आपको पहले जुलाई तक का हम आदेश जारी कर देते हैं। 435 करोड़ रुपए उसमें भुगतान करना था, तो 435 करोड़ रुपए यूं ही तो लोगों के खातों से नहीं निकल के चले जाएंगे। उसके लिए हथकरघा विभाग ने प्रस्ताव बनाया, वो प्रस्ताव गया विद्युत विभाग को, विद्युत विभाग से वित्त मंत्रालय को गया। सुन लीजिए, बात जानना लोगों को, पब्लिक को ज़रूरी है। वित्त मंत्रालय से ये प्रस्ताव निकल के तब फिर कैबिनेट में गया। तो इन सारी प्रक्रिया में वक्त लगता है और सरकार ने 4 दिन पहले हमको बता दिया था कि 14 तारीख को जो कैबिनेट होनी है उसमें जानी है। और मैंने मैसेज भी लगाया था 3 दिन पहले, 14 के 3 दिन पहले, कि कैबिनेट में प्रस्ताव पास होना है। 14 को मैंने कह दिया, बताया मैसेज करके कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया। तो लोगों ने कहा भर दी है। फिर प्रस्ताव की कापी मंगा दी तो कहा कि तो प्रस्ताव है, भर दी है। मैंने कहा प्रस्ताव पास हो गया। दूसरे दिन अखबारों में भी आपने देखा गया। फिर कहा कि ये शासनादेश नहीं है, शाम को शासनादेश भी आ गया। तो फिर उसके बाद बंदी नहीं करनी चाहिए थी, मेरा ये कहना है। फिर उनको 15 दिन जो सरकार ने वादा किया था, 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए था और उस 15 दिनों में पूरे यूपी के बुनकरों को लामबंद किया जाना चाहिए था। तब उसके बाद बंद का ऐलान किया जाना चाहिए था। चूँकि अब हड़ताल ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं अपनी राय दे रहा हूँ। मैं किसी में ऐब नहीं निकाल रहा हूँ, न किसी की नुक्ताचीनी कर रहा हूँ। लेकिन हमको अब से भी अभी बहुत कठिन वक्त सामने है। सब लोगों को, जितने भी बुनकर नुमाइंदा हैं, सबको एक राय और एक मशवरे से काम करने की ज़रूरत है। जब एक शासनादेश आया 14 अक्टूबर को जो शासनादेश आया, उसमें मैंने पढ़ा था कि सबसे ऊपर, नहीं 28 अक्टूबर को एक शासनादेश आया था, उसमें मैंने पढ़ा था कि सबसे ऊपर ये लिखा था कि आप लोगों को 31 जुलाई तक बिजली जो प्रोवाइड कराई गई थी फ्लैट रेट पर आपको भुगतान कर देना है। उसके बाद का अभी जो है विचाराधीन है। नीचे अगर आपने नोट में पढ़ा होगा तो उसमें ये लिखा था कि 1 अगस्त ऑनवर्ड से जो भी सिस्टम 4 नवंबर का लागू किया गया था वो विचाराधीन है। तो जब विचाराधीन है और अभी आप लोगों के साथ बात करके वो आगे का कानून नाफिज करेंगे, तो फिर उसमें आपकी क्या लड़ाई है? देखिए, मेरा तो यही तो बात है ना, हम भी यही बात कह रहे हैं कि जब सरकार कह रही है कि हमारे आपकी इतनी बातें मान ली और उतनी बातें बंदी के 1 दिन पहले मान ली गई, शासनादेश जारी हो गया 1 दिन पहले, सरकार ने ये कहा कि हम बाकी आपका हमारे बीच में जो विवाद है, यानी हम 2006 के शासनादेश को लागू करने की बात कर रहे हैं, आपने 2019 दिसंबर में 4 दिसंबर को लागू किया, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि आपको ये मंजूर नहीं, हमको वो मंजूर नहीं। तो सरकार का ये कहना है कि इन दोनों के बीच में आपसे मशवरा करके हम कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जो आपको भी काबिल कबूल हो और हमें भी काबिल कबूल हो। तो मेरा यही कहना है कि सरकार पर भरोसा करना चाहिए और सरकार से बात करने का मौका देना चाहिए। हो सकता है कि कोई विकल्प निकले, और अगर नहीं निकलता है तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। जी, आपने एक बात और पहले कही थी कि सरकार आपसे कह रही है कि आप पिछली सरकार के वोटर हैं, इस सरकार के वोटर नहीं हैं। तो सरकार का ये भी कहना, यानी जो नहीं कह रही, व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति, और जो आज सत्ताधारी लोग हैं जो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, उनका ये कहना है कि जो चोरियों का सिस्टम हुआ वो पिछली सरकार ने कराया था और पिछली सरकार बुनकरों की आड़ में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को प्रोवाइड करा रही थी वो मीटर, बुनकरी का मीटर। तो जब आपकी सरकार ये कर रही है और ये सरकार चोरी को रोकने के लिए पहला कदम उठा रही है, फिर आप लोग उसमें दखल दे रहे हैं। नहीं, देखिए, पिछली सरकार ने कितनी चोरी की इस पे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आज आप दायित्व तो आप पे निर्धारित होगा, आप सत्ता में हैं, जवाबदेही आपकी होगी ना कि पिछली सरकार की जवाबदेही करने जाए। तो पिछली सरकार की बात करना है तो पिछली सरकार ने जो लागू किया तो उसको लागू रहने दीजिए। अगर पिछली सरकार की आपको बात करना है तो आप उनकी खामी तो गिना रहे हैं और उसकी खामी को दूर करने की बात कर रहे हैं और उनकी खूबी को नहीं पकड़ रहे हैं।
अगर पिछली सरकार का हवाला आपको देना है तो 2006 के शासनादेश को लागू रखिए, उसको बदलने की क्या ज़रूरत है। जी, और आपने एक बात कही थी कि बिना फ्लैट रेट के बुनकर सर्वाइवल नहीं कर सकता है। तो बुनकर की जो मजदूरी आज के 20 साल पहले अगर आप उठा के देखेंगे 100 रुपये एक साड़ी की थी, आज भी 100 रुपया ही है। और अगर आप आटे का दाम उठा कर देखेंगे, चावल का दाम उठा कर देखेंगे तो डबल और ट्रिपल हो चुका है, 300% बढ़ चुका है। तो जब उसी मजदूरी में वो ट्रिपल रेट पे आटा खरीद सकता है, ट्रिपल रेट पे चावल खरीद सकता है और सर्वाइवल कर सकता है, तो बिजली का बिल जब आप लोगों को बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसमें आप लोगों को आपत्ति है। देखिए, आप जो ये बात कह रहे हैं कि 20 साल पहले जो मजदूरी थी वही मजदूरी आज भी, मैं इसको मानने को तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी जैसे बनारस है वैसे ही मऊ है। बनारस एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ बड़ा बनारस में अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, आप निकाल के किसी का रिकॉर्ड देखिए। हमारे वहाँ तो जिस चीज़ की जिस साड़ी की मजदूरी 40 रुपये थी उसकी आज 150 है, जिसकी 90 रुपये थी उसकी 250 है। ऐसा नहीं है, और आपके वहाँ भी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि 20 साल पुरानी मजदूरी आज ही बरकरार हो। लेकिन अगर पुरानी मजदूरी बरकरार तो उसे बढ़ाया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सिस्टम जैसे हर चीज़ की जो ईजाद होती है, ज़रूरत की जननी कहा जाता है कि ईजाद होती है। तो अगर आज की डेट में मजदूरी की शिकायत अगर किसी को है तो वो तो आपका और गृहस्था का दोनों का चोली दामन का साथ है। इन दोनों के दरमियान में बात होकर समाधान उसका निकलेगा, लेकिन मजदूरी समाधान नहीं है। मजदूरी तो बढ़ाना, अगर कम है तो बढ़नी चाहिए, चाहे बिजली का रेट फ्लैट रेट हो चाहे यूनिट, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मजदूरी जहाँ कम है तो मजदूरी तो बढ़ना चाहिए। देखिए, जब गृहस्था को कोई पाबंद तो आप है नहीं कि आप किसका काम करें, आप मेरा भी कर सकते हैं, आप इनका भी काम कर सकते हैं, किसी ने आपको बांध के तो रखा नहीं है। तो मजदूरी अगर मैं कम दे रहा हूँ तो वो ज़्यादा देते हैं तो आप उनके वहाँ जाएंगे, जाते ही हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जाते। लेकिन ये होता कब है, जब साड़ी की डिमांड या हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट की जब डिमांड बेहतर होती है तो फिर उसी एतबार से लोगों को कारीगर की ज़रूरत होती है। जब कारीगर की ज़रूरत होती है तो लोग ढूंढते हैं कारीगर, तो वो मजदूरी बढ़ाता है, तो उसमें कंपटीशन होता है। और कंपटीशन किसी भी चीज़ को तरक्की देने के लिए बेहतर चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि वो कंपटीशन, कारोबारी हालात अभी चूँकि अच्छे नहीं हैं, कारोबारी हालात अच्छे होंगे तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो मजदूरी अपने आप बढ़ेगी। एट लास्ट आखिरी सवाल, मान लीजिए आपकी बात, जो मांग आपकी है गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है और आपको फ्लैट रेट पे बिजली प्रोवाइड नहीं कराती है, उसके बाद बुनकर क्या करेगा? देखिए, हमारा इसमें ये कहना है कि पहले तो हम सरकार से बात करें कि सरकार किस हद तक रियायत देने को तैयार है, और सरकार अगर नहीं तैयार होती है तो फिर हम लोग बैठें, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर बैठें, न कि किसी एक क्षेत्र के। आपके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस आंदोलन में नहीं शामिल था। सब लोग एक साथ बैठें और जो भी रणनीति बनावें पूरे उत्तर प्रदेश के लोग मिलकर एक साथ बनावें। तो हम बात कर रहे थे अरशद जमाल साहब के, जो कि मऊ के एक्स चेयरमैन हैं, और इनसे बात करके हमें यही लगा कि बिना फ्लैट रेट, अगर फ्लैट रेट पे बिजली प्रोवाइड नहीं कराती है बीजेपी गवर्नमेंट, तो एक बुनकर सरवाइव नहीं कर सकता है। तो हमें इनसे यही आखिरी जो ऑप्शन, एट लास्ट जो ऑप्शन हमें यही मिल रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली प्रोवाइड कराए, क्योंकि उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं यू आर हदीस। अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।